अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पहले से इन्फॉर्म है कि हर वेडनेसडे के अंदर पीजी के कंबाइंड सेमिनार होता है, उसी की कड़ी में आज 2 प्रेजेंटेशन है। पहला प्रेजेंटेशन है डॉक्टर वसीम फिरोज, पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात। इनका टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ हुम्मा वबाइया इन यूनानी मेडिसिन। दूसरा जो प्रेजेंटेशन है वो है डॉक्टर सदफ सिद्दीकी, पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ मुआलजात। इनका टॉपिक है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ खमीर संदल सादा विद दवाउ शिफा इन द मैनेजमेंट ऑफ ज़िक्तुद्दम कवी ग्रेड 1 हाइपरटेंशन एंड ओपन लेवल रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर वसीम फिरोज को दावत देता हूं कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। डॉक्टर वसीम फिरोज। इससे लेफ्ट राइट इससे जो है ना, इससे ये वाला क्लियर है। एक मिनट मैसेज नहीं आता है। Respected principal, faculties and dear colleagues, अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक वैलिडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हुम्मा वबाइया इन यूनानी मेडिसिन। ये मेरा रिसर्च का भी टॉपिक है, तो इसको अब शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इसका देना चाहेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम हुम्मा का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हुम्मा वबाइया को जिक्र इसके बाद हम लोग करेंगे, इसलिए कि हुम्मा वबाइया में हुम्मा और वबाइया है, तो पहले हुम्मा क्या है उसके बारे में हम लोग एक जानने की कोशिश करते हैं। तो फीवर इज दैट हरारत गरीबिया which is emerged in the heart or it produces in another organ and reaches the heart. From here it spreads throughout the body via the ruh and blood and warms it to such an extent that in physical functions disruption occurs. कहने का मतलब ये हुआ कि हुम्मा या बुखार इस हरारत गरीबा का नाम है जो दिल में मुश्तल होती है या किसी दूसरे अज़ू में पैदा होकर दिल में पहुंचती है और यहाँ से रूह व खून के जरिए तमाम बदन में मुंतशिर होकर उसको इस हद तक गर्म कर देती है कि तबई अफ़ाल में खलल पैदा हो जाता है। इब्न हुब्बल बगदादी ने इसको तीन टाइप्स बताए हैं। बहुत सारे किताब में बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 टाइप्स को लेकर के चल रहे हैं। पहला हुम्मा यौम,
दूसरा हुम्मा उफूनिया, तीसरा हुम्मा दिक। हुम्मा यौम जो है वो एक रोजा बुखार कहेंगे और इसका मुद्दत 1 दिन से हुआ करता है, कभी कभी ये 3 दिन तक होता है, मतलब 1 दिन से लेकर 3 दिन मैक्सिमम। इसको हुम्मा यौम कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हरारत गरीबा अव्वलन अरवाह बदन से मुतालिक होती है। हुम्मा उफूनिया में हरारत गरीबा अव्वलन इखलात से मुतालिक होती है और हुम्मा दिक में हरारत गरीबा अव्वलन आज़ा में शरारत करती है, उसके बाद पूरे जिस्म में फैलती है। तो हम यहाँ पर हुम्मा वबाइया को हुम्मा उफूनिया में सम्मिलित कर सकते हैं और उसी में सम्मिलित करना भी चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं और रिकॉर्ड भी मौजूद है कि बहुत सारे पैंडेमिक्स गुजरे हैं जिन्होंने मानव अस्तित्व को बुरी तरह से चुनौती दी है। यहाँ पर कुछ मेजर पैंडेमिक्स और उससे रिलेटेड मौतों की संख्या जो रिकॉर्ड में मौजूद है उसको हम एक सूचीबद्ध कर रहे हैं, जिसमें कि बुखार एक खास सिम्टम्स के तौर पर मौजूद है। वबा में बहुत तरह के हुए हैं, लेकिन बुखार एक चीफ सिम्टम और है, हम उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो जिसमें से कि स्मॉल पॉक्स है जिससे 56 मिलियन डेथ हुआ है जो रिकॉर्डेड है, स्पेनिश फ्लू है, एशियन फ्लू है, रशियन फ्लू हो गया, हांगकांग फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू है, येलो फीवर है, इबोला है, मर्स है, सार्स है और लास्टली अभी जो चल रहा है कोविड-19, और इससे 48 मिलियन डेथ है। जब हम ये बना रहे थे तब तक 48 मिलियन के आसपास था और अभी बढ़ चुका है। नीड ऑफ स्टडी, मैं जो यह स्टडी करने जा रहा हूँ इसका नीड क्या है, तो इस स्टडी का एम जो है मेरा क्लासिकल यूनानी टेक्स्ट में हुम्मा वबाइया का अवलोकन करेंगे, या जायजा करेंगे, उसका करंट आउटब्रेक के साथ उसकी प्रासंगिकता क्या हो सकती है और यूनानी क्लासिकल यूनानी टेक्स्ट में उसके रोकथाम के बारे में जो लिखा हुआ उन सब का लिटरेचर सर्वे करना चाहेंगे। तो प्रेजेंट स्टडी इज एम टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द हुम्मा वबाइया या एपिडेमिक फीवर इन यूनानी क्लासिकल टेक्स्ट and their relevance in current outbreak. A literature survey of classical Unani text will be conducted for Humma wabaiya and its containment. सदियों से दुनिया ने कई एक तरह के महामारी यानी कि पैंडेमिक और एपिडेमिक का सामना किया है, जिसमें से कुछ में बुखार की शिकायत एक अहम किरदार अदा करती है और इसको चीफ कंप्लेन और डायग्नोस्टिक अलार्म के तौर पर देखा जाता है, जिससे कि आगे मैनेजमेंट वगैरह किया जा सके। तो वर्ल्ड हैज फेस्ड मेनी एपिडेमिक और पैंडेमिक्स सिंस सेंचुरीज, इन सम ऑफ व्हिच कंप्लेंट्स ऑफ फीवर प्ले अ वाइटल रोल एंड इट इज कंसिडर्ड एज फॉरमोस्ट complaints and diagnostic alarm as well as management also. इनमें से कुछ डिजीज जो है जिनमें बुखार एक का सिम्टम वाइटल रोल प्ले करता है, वो कुछ हम यहाँ पर नोट किए हैं, जैसे कि कोविड-19 हुआ, स्वाइन फ्लू है, सार्स है, एशियन फ्लू है, हांगकांग फ्लू, येलो फीवर, इंडियन फ्लू, स्मॉल पॉक्स, डेंगू फीवर वगैरह और भी होंगे। यूनानी टेरिटरीज में हुम्मा वबाइया के बारे में जो बयान किया गया है आज के संदर्भ में काफी प्रासंगिक है और काफी मिलता जुलता है, और उसमें जो क्लासिकल यूनानी टेक्स्ट के अनुसार हुम्मा वबाइया की अवधारणा को इन सब बीमारियों के साथ जोड़ सकते हैं और जोड़ करके देख सकते हैं कि इसमें बुखार को आसानी से मिलाया जा सकता है। और बुखार हम शुरू से ही हुम्मा वबाइया लेकर के चल रहे हैं अपने टॉपिक को, मतलब कि बुखार उसमें मेन सिम्टम के तौर पर मौजूद है। तो इस तरह से हम कहें कि हुम्मा वबाइया डिस्क्राइब इन यूनानी ट्रीटिस
seems to be much relevance in today's context. As per classical Unani text, concept of huma wa baya may easily be correlated with the fever associated with the above diseases. यूनानी स्कॉलर्स ने हुमा व बाया की तफसील से वजाहत की है, जिसमें से उन लोगों ने उसका डिफिनेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यूनानी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कंटेनमेंट मेजर और मैनेजमेंट को शामिल किया है। मौजूदा हालात में भी उनकी समझबूझ है से उन्होंने जो लिखा और जो किताबों में मौजूद है, उससे आगे फ्यूचर में भी पॉसिबल मैनेजमेंट किस तरह से करना है, उसको बहुत ही माकूल और उम्मीद से हम लोग देख सकते हैं कि आगे इसका फेट क्या हो सकता है। तो यूनानी स्कॉलर्स हैज गिवन एन एलाबोरेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ हुमा व बाया, इंक्लूडिंग डिफिनेशन, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यूनानी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कंटेनमेंट मेजर्स एंड मैनेजमेंट। इन करंट सिनेरियो, their understanding and possible management are quite rational and promising. इस स्टडी में हम हुमा व बाया की अवधारणा को इकट्ठा करेंगे, उसको संकलित करेंगे, उसको वैलिडेट करना चाहेंगे और उससे आगे किस तरह से मैनेजमेंट और डायग्नोसिस में मदद मिल सकता है और किस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट और डायग्नोसिस किया, प्रिवेंटिव मेजर बताया, उसको वैलिडेट करना चाहेंगे। In this study, we want together compile and validate the concept of huma wa baya so that it will be helpful in understanding of possible diagnostic, preventive measures as well as management application. अब इसके बाद हम लोग लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं। यूनानी मेडिसिन एपिडेमिक या पैंडेमिक को हुमा व बाया या वबा के हेडिंग में रखा है और उसी में इसकी तफसील बयान की गई है। इस तरह से इन्होंने बताया है कि पानी, हवा, मिट्टी में ताफुन हो जाने से वबा फैलती है और जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया या किसी बड़े एरिया में या कोई ज्योग्राफिकल एरिया हो गया या कोई छोटा जगह हो गया, कहीं पर भी अगर वहाँ का हवा, पानी और मिट्टी में ताफुन हो जाता है तो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो उस हवा के कांटेक्ट में आएंगे, तो उसके वजह से उनके हेल्थ में भी तगय्युर होगा और उस तगय्युर के वजह से उसमें ताफुन, उसके तवाजुन में ताफुन आ जाएगा। तो हेल्थ के तवाजुन में ताफुन आने से एक बड़ा पॉपुलेशन इफेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि वो वबा का शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो in Unani medicine, the epidemic or pandemic is referred as a heading of huma wa baya or waba, and it is defined as putrefied changes in air, water, and soil. It leads to the alteration in homeostasis of health, thus conductive to putrefaction of humor in the body in a large population at a very short period. अब यहाँ पर अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो कोई भी बीमारी जो एपिडेमिक और पैंडेमिक हो रही है उसमें बैक्टीरिया, वायरस या जो भी हो, जर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन हम लोग देखें कि पुराने यूनानी ओल्ड क्लासिकल जो बुक्स हैं वहाँ पर जर्म्स का जिक्र नहीं है, वहाँ हेल्थ का जिक्र किया गया है। Exact description of microbes is not found in classical Unani text. Empirical evidence of existence of microbes was established in the late 18th, 19th and 20th century, following the development of different type of microscopes, latest electron microscope वगैरह जो है, तो समय टाइम टू टाइम वो उसमें चेंजिंग आया, तो माइक्रोब्स को देखने की कैपेसिटी बिल्डअप हुई, उसके वजह से फिर माइक्रोब्स या जर्म्स का थ्योरी आया। तो शेख ने इसके मामले में अपने किताब में कानून में जिक्र किया है, अजसाम गरीबा और अजसाम अर्जी का जिक्र किया है।
और कहा है कि अज्साम गरीबा और अज्साम मर्जी जो है वो खबीस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कोरिलेट कर सकते हैं अज्साम गरीबा या अज्साम मर्जी जो खबीस हो सकते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी इस तरह का बॉडी हो सकता है। हुमा वबाइया एक मौलिक मर्ज है और एक बड़े आबादी को एक छोटे से टाइम में ही इफेक्ट कर देता है और इसमें मौत बहुत ज्यादा हुआ करती है। मतलब कि हुमा वबाइया इज ए फेटल डिजीज in which a huge population affected at once on a short period of time. This fatal disease has high mortality. उसके बाद बहुत सारे यूनानी स्कॉलर्स ने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का बात किया है, मतलब मौसम और हवा से रिलेटेड भी कुछ बात की है। तो उन्होंने लिखा है कि गर्मी का मौसम या फिर पतझड़ का मौसम हुआ, खास करके जब गर्मी में पानी बहुत ज्यादा बरस रहा हो और बादल ज्यादा लगे हुए होते हैं तो भी वबा का अलामात हो सकता है। और जकरिया राजी ने बाद जुनूबी साउदर्न विंड का जिक्र किया है। जकरिया राजी और कामिलुसना में भी इस तरह का जिक्र देखे हैं किया हुआ है। अब यहाँ पर बाद जुनूबी से क्या कॉन्सेप्ट है, साउदर्न विंड का जिक्र इन्होंने क्यों किया? तो साउदर्न विंड जो है जुनूबी हवा का मिजाज बनिस्बत, जो हवा नॉर्मल एयर होता है हवा का मिजाज गर्म तर होता है, तो जुनूबी हवा का मिजाज बनिस्बत उसके ज्यादा गर्म और गर्म होती है। जुनूबी हवा बदन में ढीलापन पैदा करती है, भूख और हजम को कमजोर करती है, कुव्वत को साफ यानी कि फॉल ऑफ कर देती है और बॉडी पोर्ट्स को ओपन भी करती है, इखलाक में हिजान और जोश पैदा करती है और कंसंट्रेशन लेवल को में डिलीरियम काउज करता है। यानी कि बाद जुनूबी या साउदर्न विंड जो है जिसमें तरी पैदा करती है, इसलिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में यूनानी अतिबा ने इसका ओल्ड क्लासिकल बुक्स में जिक्र किया है इन्होंने। हुमा वबाइया के बारे में बताया है कि यह किस तरह से फैलती है। तो उन्होंने कहा हवा में जब मुकद्दर और मरतूब हो जाएगी तो वबा फैलने में वो मददगार साबित हो सकता है और मरतूब हवा की वजह से बुखार लंबा रहेगा लेकिन उसकी हिद्दत कम होगी। यहाँ इसको इस तरह से फिर ये क्यों इस तरह से कहा कि बुखार लंबा होगा तो हिद्दत कम होगी अगर मरतूब हवा होगी, तो वो ये हम लोग देख सकते हैं कि मरतूब हवा जो है इखलात को फना नहीं करती है, जबकि इसके अपोजिट जस्ट है कि अगर गर्म हवा रहेगी तो वो इखलात को तहलील करेगी। तो यहाँ पर इखलात को तहलील नहीं करती है मरतूब हवा है, लेकिन इसमें तेजी कम होगी और मुद्दत दराज रहेगा, यानी कि प्रोलॉन्ग फीवर का कॉन्सेप्ट यहीं से दिया है। और बुखार का जमाना या कोई भी बीमारी जो भी होगा उसका जमाना भी लंबा होगा। Infections are most severe in hot and humid environment. जकरिया राजी ने अपने किताब में लिखा कि इन्फेक्शन जो है गर्म और तर जब इन्वायरमेंट या जिस्म का भी मिजाज अगर उस तरह का हो जाएगा तो वहां पर बहुत ज्यादा फैलेंगे। तो हवा का मिजाज जो है हार रतब होता है, हार रतब, लेकिन रूह के बनिस्बत में हवा का मिजाज बारिद और रतब होता है। हवा जब तक ठंडी रहती है कंपेयर टू रूह, यहाँ पर ठंडी रहने का मतलब है कि रूह के कंपेयर में वो जब ठंडी रहेगी तो वो रूह की हरारत को तादिल और बैलेंस्ड करने का काम करती है। गर्म हवा जो है हरारत को तहलील करती है, जब जिसमें हरारत तहलील होगा तो इसके वजह से जिसमें रतूबत भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो लिखा है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम लोग यूनानी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। यूनानी पैथोफिजियोलॉजी ये कुछ अतिबा
सैख ने ये पैथोफिजियोलॉजी बयान किया है। सैख ने कहा है कि जब इन्वायरमेंट जो है यानी कि माहौल गर्म और रतब हो जाएगा, जिस उसका वजह हो सकता है कि मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे लाइक सेलेस्टियल या ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से जब माहौल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हवा में भी उसके क्वालिटी में चेंजिंग आएगी, और जब इस हवा को हम सांस में लेंगे तो ये हमारे कल्ब को गर्म कर देगा, और जब हमारा कल्ब गर्म होगा तो हमारे जिस्म का में मौजूद जो खिल्त हैं वो भी गर्म हो जाएंगे, और मिजाज में जो गलबा हरारत पैदा होगी तो वो रूए कल्ब को भी फासिद कर देगा। इस तरह से हर मिजाज जो है पूरे जिस्म में और पूरे ऑर्गन में फैल जाएगा और पूरे जिस्म का टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जो कि एक खबीस बुखार पैदा करेगा, जिसको हुमा वबाइया कहते हैं। कहने का मतलब हुआ व्हेन इन्वायरमेंट बिकम हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि हार रतब ड्यू टू ए मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस लाइक सेलेस्टियल और ज्योग्राफिकल चेंजेस लीड्स टू द चेंज इन द एयर क्वालिटी। व्हेन वी ब्रीथ दिस एयर इट मेक द हार्ट हार्ड व्हिच लीड टू increases the temperature of our health. This excess of galba hararat of mizaj petrifies the ruh qalb. The har mizaj goes to whole body and all organs, which increases the body temperature and causes induced fever called huma wabaiya. कुछ अतीबा ने इसको दूसरे तरह से बयान किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब हवा नॉर्मल के बनिस्बत हवा में फासिद और ताफुन चेंजेज आ जाएगा, तो हम उस हवा को जब सांस के जरिए लेंगे तो कल्ब को गर्म कर देगा, और कल्ब में के चैम्बर्स में मौजूद खिल्त जो हैं वो भी मुताफुन हो जाएंगे, और ये आर्टरीज के जरिए पूरे जिस्म और पूरे ऑर्गन में फैल जाएंगे, और जो कि ये जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ाने का एक कारण बनेगा, और इसके वजह से ड्यूस्ड फीवर या खबीस बुखार पैदा होगा, जिसको कि हुमा वबाइया कहेंगे। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एयर फ्रॉम नॉर्मल टू putrefaction एंड डीके एंड वी ब्रीथ इन इट, the heart become hard and the humor present in the chamber become contaminated and spread through the arteries to the all organs of the body, which elevate the whole body temperature, causes bad and induced fever called huma wabaiya. इसके बाद कैसे जिस्म जो है वबा को या हुमा वबाइया को कबूल करेंगे, तो उसके बारे में हतीबा ने जो बताया है कि जिसमें मॉर्बिड ह्यूमर यानी कि रद्दी अखलाक भरे हुए होंगे, या उनका जिस्म कमजोर होगा, चाहे किसी भी वजह से कमजोर हो जाए, उनके बॉडी पोर्स ज़्यादा खुले हुए होंगे और स्किन भी मॉइस्ट होगा। यहाँ पर the body ability to affected by an waba means that the body is full of morbid humor, either body is weak or body pores are open or skin is moist. यहाँ रद्दी अखलात की बात की गई है। रद्दी अखलात क्या हो सकता है? तो वैसा अखलात जो इस्तेहाला के नतीजे में तबई या गैर तबई तौर पर बदन में पैदा होते हैं, इनका एहतबास बदन के लिए काफी मुजीर होता है, इसलिए जरूरी होता है कि इसको बदन से खराज कर दिया जाए। ये क्या हो सकते हैं? तो बोल है, बराज है, पसीना है, सहम जिल्दी है, दम गैर तबई है, सफरा गैर तबई है, बलगम गैर तबई है, सौदा गैर तबई है। रद्दी अखलात जो है, शेख ने कहा है इसके बारे में कि रद्दी अखलात इस काबिल नहीं होते हैं कि वो जुज़े बदन बन पाए। तो जब बदन का कोई पार्ट उससे बनेगा नहीं या उससे जिस्म की परवरिश ही नहीं होगी तो मौजूद रहेंगे वहाँ पर, तो कोई ना कोई नुकसान पैदा करेंगे, तो इसलिए उनका निकाल देना ज़्यादा बेहतर ही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव मेरा जो है कि हुमा वबाइया की अवधारणा और उससे संबंधित बीमारी को
लागू करना और उसके हवाले के संबंध में यूनानी मेडिसिन में उपलब्ध मौजूदा जो लिटरेचर्स है उसकी व्याख्या करना और उसका सत्यापन करना है। टू रिव्यू, एक्सप्लेन एंड वैलिडेट द एग्जिस्टिंग लिटरेचर of Unani medicine regarding the concept of humma wa bahia and their applicability in disease concerned. सोर्स ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स क्या हो सकता है? तो डाटा का सोर्स के लिए पुराने जो यूनानी क्लासिकल टेक्स्ट बुक हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, या कोई ट्रांसलेशन मौजूद उनका है, या डिफरेंट टाइप ऑफ का पब्लिकेशन या अनपब्लिश्ड फॉर्म है या जनरल है, वहां से हम इसको कलेक्ट करेंगे। तो लिटरेरी मटेरियल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम क्लासिकल यूनानी बुक्स, manuscripts, their translation, different types of available published and unpublished forms, that is journals, periodicals, dissertations, वगैरह। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हुमा व बाहिया से रिलेटेड है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको साइंटिफिकली सिंप्लीफाई करके एक जगह कलेक्ट करेंगे और उनका रिलेशनशिप जो आज के कॉन्टेक्स्ट में फिर किस तरह से जो एपिडेमिक्स अभी हैं उनसे कंपेयर करके उसमें फिर एक जगह कंपाइल करेंगे। तो एग्जिस्टेंस क्लासिकल लिटरेचर विल सर्च एंड कलेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन regarding humma wa bahia. Literature will be collected, systematized, simplified scientifically, and their relationship will be conceptualized. क्लासिकल यूनानी लिटरेचर और रिसर्च पेपर को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, जो हमारे देश में बहुत सारे यूनानी के अच्छे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, वहाँ लाइब्रेरी वगैरह में जाना होगा। पहले वहाँ जाने से पहले उनसे कॉरेस्पोंडेंस करना होगा और फिर जाकर के जो भी वहाँ से मटेरियल मिलेगा उसको फिर कलेक्ट करेंगे। तो क्लासिकल यूनानी लिटरेचर्स आर and classical Unani literatures and research paper will be assessed and searched from the different institutions and libraries by means of correspondence or physical visit. These libraries and institutions shall be communicated first, and then possible physical visits may be planned. इसका कंक्लूजन मेरे स्टडी का क्या होगा? हम इस स्टडी हुमा व बाहिया पर जो स्टडी कर रहे हैं, तो इस स्टडीज में हम हुमा व बाहिया की अवधारणा को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसको संकलित करेंगे और उसको विधि मान्य करना चाहेंगे, जिससे कि आगे डायग्नोसिस और प्रिवेंशन मेजर हो गया, मैनेजमेंट के पहलू में आगे मददगार साबित होगा, अभी जो चल रहा है उसमें भी, और आगे अगर फ्यूचर में इस तरह का कुछ होता है तो उसमें भी मददगार साबित होगा। इन दिस स्टडी वी वांट टू गेदर, कंपाइल एंड वैलिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हुमा व बाहिया सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एज वेल एज मैनेजमेंट एस्पेक्ट। ये कुछ रेफरेंसेज है कहाँ से मैंने इन सबको कलेक्ट किया और इसकी जानकारी कहाँ से लिया।